ड्रैगन स्लेयर एकेडमी ये वो वीडियो गेम की दुनिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बाकी गेम्स जैसी ही है, जहां मुझे एक पावरफुल स्लेयर बनकर लोगों को बचाना होता है। इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया को साफ करना होता है। मॉन्स्टर्स को मार कर और अलग अलग क्वेस्ट्स पूरे करके मैं अपने गेम कैरेक्टर को इतना पावरफुल बना सकता हूं कि वो एक ही अटैक से इस धरती के दो टुकड़े कर दे। और यही चीज़ मुझे इस गेम में सबसे ज़्यादा खींचती है। मैं गेम में अपनी जान लगाकर ग्राइंड कर रहा था और अपने हर गेम कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा चुका हूं। 1000 एनपीसी स्टूडेंट्स को एस रैंक तक ले जाने के बाद सिस्टम ने मुझे एक अजीब क्वेस्ट दिया। ये एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट है जो अब तक सिर्फ मुझे ही मिला है। इस क्वेस्ट पर ईएक्स रैंक का टैग लगा था। इसका मतलब था कि जो लूट मैं इस क्वेस्ट से निकालूंगा वो भी ईएक्स रैंक की होगी। ये क्वेस्ट मुझे एक्साइट कर गया क्योंकि इस तरह मैं अपने हीरोज को ईएक्स लेवल तक एनहांस कर सकता था, जो अभी एस रैंक पर थे। बाकी प्लेयर्स को भी लगता था कि एस रैंक ही हाईएस्ट होता है। जैसे ही मैंने क्वेस्ट शुरू किया, मैं अचानक खुद को ड्रैगन स्लेयर एकेडमी गेम की दुनिया में पाया। और बाकी सारी ट्रांसमाइग्रेशन कहानियों की तरह मैं बिल्कुल भी शॉक्ड या कंफ्यूज नहीं हुआ कि मैं इस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आ गया। जैसे गेम्स में खींच लिया जाना तो रोज की बात हो। मैंने अपनी स्टैट्स चेक की और अभी के लिए मेरी सारी स्टैट्स जीरो थी। ना स्किल्स, ना ट्रेड्स, ना इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं। फिर एक और सिस्टम मैसेज मेरे सामने आया। ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से मुझे कुछ खास और एक्सक्लूसिव ट्रेड्स दिए गए थे। ये डिटेल नहीं बताई गई थी कि ये ट्रेड्स असल में करते क्या हैं, लेकिन जल्द ही पता चलेगा। मैंने प्रे किया कि ये ट्रेड्स मुझे ग्राइंड करने और उस लेवल तक फिर से पहुंचने में हेल्प करें जिस लेवल पर मैं इस गेम में आने से पहले था। यहीं से गेम ऑफिशियली शुरू होती है। एक और सिस्टम विंडो ने मुझे बताया कि ट्यूटोरियल के लिए तैयार हो जाओ। मुझे 10 मिनट तक सरवाइव करना होगा और इनाम के तौर पर मुझे ड्रैगन स्लेयर एकेडमी का न्यू स्टूडेंट किट मिलेगा। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि लो लेवल मॉन्स्टर्स के सामने सरवाइव करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मुझे लगा कि 10 मिनट तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। ऐसे मिशन के लिए यही स्ट्रैटेजी मैं पहले भी यूज करता रहा हूँ। मगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बार मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। ये गड़गड़ाहट भरी आवाजें और भारी कदमों की गूंज लो लेवल मॉन्स्टर्स की नहीं हो सकती। ऊपर दो ड्रैगन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं तुरंत जंगल के रास्ते तेजी से भागा ताकि उन दो बड़े मॉन्स्टर्स की फाइट में अपनी जान न गंवा बैठूं। जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट में दो एस रैंक बॉसेस कैसे हो सकते हैं? शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ईएक्स है। इसी बीच एक फायर ड्रैगन अपनी एक मैजिक एबिलिटी यूज कर रहा था और एक पावरफुल आग का झोंका मुंह से छोड़ने वाला था। अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं यहां से नहीं निकला तो बस वहीं जलकर राख बन जाऊंगा। तभी मुझे वे स्पेशल ट्रेट्स याद आए और मैंने उनमें से एक यूज करने का डिसाइड किया, जिसका नाम था कॉपी। जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉपी बेसिकली तुम्हें दूसरों के ट्रेट्स और स्किल्स कॉपी करने देता है। मगर किसी स्किल को सक्सेसफुली कॉपी करने के लिए तुम्हें पहले उस स्किल को गौर से देखना पड़ता है। दूसरी शर्त यह है कि पहले तुम्हें टारगेट का नाम और रैंक पता होना चाहिए। लेकिन इस गेम का फॉर्मर चैंपियन होने के नाते ये शर्त मेरे लिए बच्चों का खेल है। और बिना टाइम ज़ाया किए मैंने तुरंत एक ड्रैगन का स्किल कॉपी कर लिया। इस स्किल का नाम है एलिमेंटल रेजिस्टेंस। और इस एलिमेंटल रेजिस्टेंस स्किल की हेल्प से मैं जलने से बच गया। काश मैं कोई अटैक स्किल भी यूज़ कर पाता, मगर अभी तक मेरी बॉडी में माना सर्कुलेट नहीं कर रहा, इसलिए मैं कोई स्किल यूज़ नहीं कर सकता। अचानक मुझे फील हुआ कि हवा उल्टी चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फायर ड्रैगन एक पावरफुल फायर ब्रेथ छोड़ने वाला है। दूसरा ड्रैगन, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड्स रखता है, वो भी एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्रेथ अटैक करने की तैयारी कर रहा है। खतरा फील करते ही मैं सीधे उल्टा भागा ताकि जिंदा बच सकूं। ब्रेथ अटैक्स ड्रैगन्स की सिग्नेचर मूव्स हैं। चाहे मेरे पास एलिमेंटल रेजिस्टेंस हो, अगर मैं इस मेस में आ गया तो रिस्क है कि मैं इन पावरफुल अटैक्स के बीच में रोस्ट हो जाऊंगा। जैसे ही मैं भाग रहा था, दोनों ड्रैगन्स ने अपनी पूरी पावर से अपना अटैक किया और इससे एक जोरदार धमाका हुआ। उस समय तक 10 मिनट का काउंटडाउन पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वो ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, इससे पहले कि मैं जिंदा जल जाता। इनाम के तौर पर मुझे ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की यूनिफॉर्म, एक स्टूडेंट आईडी और एक ट्रेन टिकट मिली। ट्यूटोरियल 2 के लिए मुझे अब ट्रेन पकड़नी होगी जो सीधा ड्रैगन स्लेयर एकेडमी ले जाएगी। सीन सीधा ट्रेन की तरफ शिफ्ट हुआ जो एकेडमी जाने वाली थी। इतने ज़्यादा नए स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे थे कि ट्रेन पूरी भर चुकी थी और बैठने की एक भी सीट खाली नहीं थी। अंदर ट्रेन के एक कैबिन में एक स्टूडेंट जो कटाना लिए था, कैबिन में पहले से बैठे पैसेंजर से पूछता है कि क्या वो इस कैबिन में बैठ सकता है, लेकिन कटाना वाले को जवाब में सिर्फ खामोशी मिली।
सामने एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसी समय मैं भी ट्रेन में चढ़ा, ये सोचते हुए कि शायद कहीं कोई खाली सीट मिल जाए। कटाना वाला शर्म से कहता है, लगता है ये लड़की बात करने के मूड में नहीं है। तभी वो लड़की अचानक अपनी नींद से जाग जाती है। मैंने भी पूछा कि क्या मैं इस जगह बैठ सकता हूँ, और लड़की को देखकर लगा कि मेरे यहाँ बैठने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से बैठ गया और अपना नाम किम हो बताया। फिर उस लड़की को थैंक्स कहा। लड़की भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है, CEO ये इन। और कटाना वाला बेचारा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उस लड़की ने उससे बात भी नहीं की और मुझे तुरंत बैठने दिया। किसी ने पूछा नहीं था, फिर भी वो अपना नाम बता देता है। मेरा नेम गोहान वू है। और फिर से सीओ ये इनकी तरफ से सिर्फ खामोशी मिलती है। खैर, वो भी चुपचाप बैठ जाता है और खुश है कि कम से कम सीट मिल गई। मैंने फिर गोहान वू से पूछा कि क्या वो भी ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया था। कटाना वाला बड़ा फक्र से बताता है कि रास्ते में उसने 2 ड्रैगन्स देखे। मुझे भी याद आया कि मैंने भी वे 2 मॉन्स्टर्स देखे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं इसे याद ही नहीं करना चाहता। आखिरकार ट्रेन चल पड़ी। ये ड्रैगन स्लेयर एकेडमी वही जगह है जहां मुझे हर बार जाना पड़ता था जब मैं अपने गेम कैरेक्टर्स को ट्रेन कर रहा था। मुझे एकेडमी का कोना कोना याद है, इसलिए मैं वहां जाने के लिए उतना एक्साइटेड नहीं था। मुझे नहीं लगता था मुझे वहां कुछ नया देखने को मिलेगा। मगर यह सोच तब तक ही थी जब तक मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा। मेरे कैबिन में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ये इन और दूसरे स्टूडेंट्स और ट्रेन स्टाफ, मुझे उनमें से कोई भी पहचाना हुआ नहीं लगता। सब नए लोग थे या वे पुराने एनपीसीज नहीं थे जो मुझे याद थे। ये दुनिया गेम से बहुत मिलती जुलती है जो मैं पहले खेलता था, लेकिन ये पूरी कास्ट नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले इवेंट्स और क्वेस्ट्स भी बदल गए हों। इसलिए मुझे अब ज़्यादा सावधान रहना होगा और किसी भी अननोन चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ब्लैंक स्टेयर जो मुझे उस लड़की ये इन की तरफ से मिल रही है। ये इनकी बात की जाए तो उसके पास से खास तरह की आंखें हैं जो किसी भी चीज़ को स्टैट्स और डेटा में बदल देती हैं, जो उसके लिए समझना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, वो आसानी से कटाना वाले के सारे स्टैट्स देख सकती है जो मेरे सामने बैठा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये बंदा बस एक एवरेज आदमी है जिसके पास कोई खास ट्रेड्स नहीं। मगर जब बात मेरी आती है तो मेरे स्टैट्स बिल्कुल ही समझ से बाहर होते हैं। चाहे ये इन जितनी भी कोशिश कर ले, उसे मेरी पावर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। और यही चीज़ मुझे सबसे अलग बनाती है। इसीलिए ये इन मुझे ऐसे हैरानी से देख रही होती है। उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अगर कोई इंटरेस्टिंग लगे तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करना। इस सजेशन को मानकर वो अपना सूटकेस खोलती है जिसमें कुछ कुकीज़ और स्नैक्स रखे होते हैं जो वो ट्रैवल के लिए लाई थी। ज़रा अपने तरफ से अच्छा लगने के लिए और मेरे क्लोज़र आने के लिए वो मुझे एक कुकी ऑफ़र करती है। बेशक मुझे ये अचानक और अजीब सी ऑफ़र देखकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन मना करना भी रूड होगा, तो मैं कुकी ले लेता हूँ। बात आगे बढ़ाने के लिए मैं कैजुअली पूछता हूँ कि क्या ये कुकीज़ उसने बनाए हैं। इस पर येइन मुस्कुराकर हाँ करती है। अब समझ आया कि टेस्ट क्यों इतना एवरेज है। फिर मैं अपना फोकस गोहन वू की तरफ करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये अजीब सी लॉन्ग स्वॉर्ड उसके पास क्यों रखी है। कटाना वाला बड़ा फख्र से बताता है कि ये एक सेक्रेड रेलिक है जो उसके मार्शल सेक्ट का फैमिली हेirloom है, और ये अभी तक इसलिए बंधी हुई है क्योंकि वो इसके सील को तोड़ने के लायक नहीं हुआ। जब तक वो इस कटाना को समझने और इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वो एक सादा आयरन स्वॉर्ड ही यूज़ करेगा। जब हम दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा कैबिन में घुस आता है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है और मुस्कुराहट इतनी बड़ी कि कैबिन की सारी हवा बदल जाती है। वो भी यहाँ खाली जगह ढूंढने आया है। मुझे शोर शराबे वाले लोग पसंद नहीं, और ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही शेडी लग रहा था। लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा सिर्फ सीट ढूंढने नहीं आया है। इसीलिए मैंने सीधा उससे पूछा, सच बताएं वो यहाँ क्यों आया है। सूट पहना हुआ बंदा थोड़ा घबरा जाता है जब उसकी पोल खुल जाती है। वो अपने कोट से एक बिजनेस कार्ड निकालता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। शिन ब्योंग चुल। ये बंदा लोगों को आयरन सर्विसेज बेचता है, साथ ही वो सारी चीज़ें जो एक आम इंसान को डेली यूज़ में चाहिए होती हैं। ब्लॉन्ड कहता है, सही दाम दो और जो चाहिए वो ला दूंगा। मुझे शिन ब्योंग चुल पे शक है, लेकिन ये स्नेक टाई वाला बंदा अपनी सर्विस की तारीफ करते रुक नहीं रहा। मैं तो पहले ही देख चुका हूं कि ये बंदा कितना शेडी है। ये अपना इलीगल धंधा छुप छुपा कर चलाता है और अभी भी इसे अथॉरिटीज़ पीछे से पकड़ने के लिए ढूंढ रही हैं। बात करते हुए ये बंदा बार बार बाहर की तरफ देखता रहता है, जैसे कोई इसके पीछे पड़ा हो। ब्लॉन्ड कहता है, ऐसा नहीं है, वो किसी से छुप नहीं रहा, लेकिन देखकर साफ लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। वो निकलने लगता है, लेकिन लगता है देर हो चुकी है। डिसिप्लिनरी कमेटी वहां पर इस बंदे को पकड़ने आ जाती है ताकि उसके खिलाफ एक्शन ले सके, और ब्योंगचुल को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि उसकी तो लग गई है।
ये डिसिप्लिनरी कमेटी असल में स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक कमेटी है जो एकेडमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है। हाँ, और इस गेम में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इस कमेटी के पास सरकार से भी ज़्यादा पावर है। ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए इस ब्लॉन्ड से कहते हैं कि वो अपनी जगह से ना हिले और अपनी सारी इलीगल चीज़ें सरेंडर कर दे। बेचारा ब्योंगचुल अपना बचाव करता है, बताता है कि उसका जुर्म इतना छोटा सा है, लेकिन उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई खूनी पागल सीरियल किलर हो। कमेटी की हेड तुरंत उस बेचारे को कोऑपरेट ना करने पर एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक देती है। ये लड़की एक लाइटनिंग टाइप मेज है जो मुझे बहुत यूनिक लगती है। आखिर लाइटनिंग टाइप मेजेस आम नहीं होते। बढ़िया बात यह है कि मेरे पास अभी एक कॉपी स्किल स्लॉट खाली है। मतलब इस लड़की की स्किल को कॉपी करने का ये परफेक्ट चांस है। मैंने डिसाइड किया कि इस बेकार से कुकी को काम में लाया जाए। मैंने कुकी को नीचे गिरा दिया। मैं कुकी गिराने का बहाना करके कुछ करने वाला था। इस बीच डिसिप्लिनरी कमेटी के लीडर ब्लॉन्ड को सबक सिखाने की प्लानिंग करती है। अब जब ये शेडी बंदा दोबारा कोऑपरेट करने से इनकार करता है तो उसके पास अब एक ही रास्ता बचा। अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी। वो एक बिजली की चिड़िया हमिंग बर्ड के शेप का बोल्ट फेंकती है जो सीधा उस बेचारे के जिस्म को चीर देने के लिए आ रहा होता है। और लगता है अब तो इस बंदे की वाट लगने वाली है। तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस लाइटनिंग अटैक को पकड़ लिया, इससे पहले कि ये शिन को लग जाए। ये देखकर डिसिप्लिनरी वाली लड़की बिल्कुल हैरान रह जाती है। मैं कैबिन से बाहर निकलते हुए कंप्लेन करता हूँ कि इस कमेटी के हंगामे की वजह से मेरी प्यारी कुकी गिर गई। लड़की को समझ ही नहीं आता कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं जो चाहता था कर चुका हूँ। मैंने उस लड़की की लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक स्किल कॉपी कर ली होती है। इस स्किल का नाम है हमिंग बर्ड। मैं दुख भरे अंदाज में कहता हूँ कि मेरी सबसे प्यारी चीज़, एक कुकी बर्बाद हो गई, और इस कुकी की मौत के रिस्पॉन्सिबल ये अनोइंग स्टूडेंट काउंसिल वाले हैं। काउंसिल का एक मेंबर मेरी इस फिजुल बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। कोरियन जैसा लगने वाला बंदा धमकी देता है कि वो मुझे सीधा कर देगा। इस पर हनवू भी अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा चाहता है तो वो भी किसी से कम नहीं। और दोनों पार्टीज आपस में आंखें मिलाकर टेंशन बढ़ा देती हैं। देखते हैं पहला कौन हिलेगा। तब काउंसिल की लीडर अपने काउंसिल मेंबर को रोक देती है और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते हुए मुझे मेरी इनवैल्यूएबल कुकी के नुकसान के बदले एक फ्री डेजर्ट कूपन देती है। मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ और ब्योंगचुल बेचारा वापस अकेला रह जाता है। सच तो यह है कि मैं कभी उसे बचाना नहीं चाहता था। मेरा असली मकसद सिर्फ लाइटनिंग स्किल कॉपी करना था, और अब स्किल स्लॉट और ट्रेड स्लॉट दोनों भर चुके हैं तो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। कुछ ही देर बाद काउंसिल की प्रेसिडेंट उस चीज को वापस ले लेती है जो ब्योंगचुल शायद चुरा कर लाया था। असल में वो एक विग थी जो उसने स्टेशन के किसी अटेंडेंट से चुरा ली थी। क्योंकि ब्योंगचुल पैसे के पीछे पागल है और वो इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। मैं भी मानता हूं कि इस सब में पूरी गलती ब्योंगचुल की थी। जाते जाते वो खूबसूरत लड़की मुझे एडमाइज करती है कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता तो ब्योंगचुल और उसकी स्कीम से दूर रहूं। मगर मुझे दूसरों की सुनने की आदत नहीं। मैं समझता हूं कि ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। कोरियन बंदा भी मुझे वॉर्न करता है और कहता है कि वो मेरा चेहरा याद रखेगा। हनवू वो पूरी डिसिप्लिनरी कमेटी की जानकारी निकालने में लगा होता है। ब्योंगचुल से उसे पता चलता है कि ये लोग एलीट्स में सबसे पावरफुल हैं। उनकी करंट प्रेसिडेंट जो हमिंगबर्ड स्पेल चला रही थी उसका नाम है सॉन्ग चूही। उसका नाम इतना मशहूर है कि हनवो फौरन समझ जाता है कि ये वही फेमस सॉन्ग फैमिली से है जो टोपास टावर को चलाती है। इस लड़की की अच्छी शक्ल और फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस के अलावा वो कोई ऐसी वैसी नहीं जिससे पंगा लिया जाए। उसका दादा थंडर लॉर्ड सॉन्ग योंगियन है। और जो लोग कमिटी लीडर के साथ घूम रहे थे वो भी कोई आम लोग नहीं। उनमें जो भ्याक है जो फिस्ट किंग का टॉप स्टूडेंट है, फिर हांसुमन है जो सोड एम्प्रेस की डिसाइपल है, और आखिर में गम योहान, ये गोल्डन लोटस पवेलियन का अकेला वारिस है। कमिटी वालों का छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाने के बाद ब्योंगचुल को लगता है कि उसे अपने कैबिन में वापस जाना चाहिए। उसके जाने के बाद हनवू क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखता है। उस कुकी वाली बात को सोचता है। उसे अजीब लगता है कि मैं सिर्फ एक कुकी के लिए इतना रिस्क ले रहा था। मैंने असल बात बताई कि मैं तो असल में चूरी की एपिक लाइटनिंग मैजिक देखने के लिए आया था। कुकी तो बस एक बहाना था। ये सुनकर हनवू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि मैं हमिंगबर्ड स्पेल को ब्लॉक करने गया था ताकि उस ब्लॉन्ड को बचा सकूं। मैंने उससे स्पेल के बारे में पूछा, तुम्हें कमिटी लीडर का स्पेल कैसा लगा? थोड़ा सोचने के बाद हनवू कहता है कि उसने पहले कभी इस स्पेल का इस्तेमाल होता नहीं देखा, और कमिटी लीडर की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी वो लाइटनिंग हमिंगबर्ड इतना फास्ट था कि देख नहीं पाया। लेकिन लगता है वो अटैक किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना, सिर्फ स्टन करने के लिए है। मैं उसकी बात सुनकर आधी बात से सहमत होता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसे हमिंगबर्ड स्पेल क्यों कहते हैं। इसका इंस्पिरेशन असल में उस चिड़िया के यूनिक फ्लाइट पैटर्न से आता है। स्पेल कास्ट करते समय स्पेल की परफॉर्मेंस मेज की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। चूही ने जो हमिंगबर्ड यूज की वो इम्प्रेसिव थी, लेकिन उसे अभी और मेहनत की जरूरत है।
अगर मैं किसी प्रोफेशनल मेज के सामने होता तो वो हमिंगबर्ड कभी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कास्टर आसानी से उसकी फ्लाइट पैटर्न बदल देता। मगर अजीब बात यह हुई कि उसने उस पैटर्न को चेंज ही नहीं किया और हमिंगबर्ड सीधा मेरे हाथ में पकड़ा गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, चूही को अभी भी अपनी एबिलिटीज पर और काम करने की जरूरत है। इस समय हनवू मेरे इतने गहरे एनालिसिस और फैसिनेशन को देखकर सचमुच इंप्रेस हो जाता है। वैसे मैंने एक और ऑब्जर्वेशन की थी जब स्पेल कास्ट हुआ था। मैं एसेस करता हूं कि चूही सचमुच टैलेंटेड है, क्योंकि वो एक ई रैंक की एबिलिटी को डी रैंक की स्ट्रेंथ स्टैट के साथ चला रही है। इससे पता चलता है कि या तो उसके पास कोई बहुत स्ट्रांग ट्रेट है या फिर उसके अंदर बहुत सारा इंटरनल माना है। जो भी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो थंड लॉर्ड की पोती होने के नाम को जरूर रोशन करेगी। वापस हनवू पर आते हैं, जो छोटी सी मीटिंग से मेरा फैन और दोस्त बन गया है। मुझे लगता है कि यह बंदा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, मगर हनवू तो सचमुच सीरियस होता है और कहता है कि जब भी मुझे उसकी मदद चाहिए होगी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा मिलेगा। इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हुए मैंने तुरंत डिसाइड किया कि इस मौके का फायदा उठाऊं और उसे साथ चलने को कहा। तब मैंने उससे एक सिल्वर कॉइन उधार मांग लिया। अगले सीन में हम लोग मेरे चुने हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन अनलकीली मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होती है। और हाँ, ये एक गैम्बलिंग मशीन है, क्योंकि ये जगह पहले कसीनो हुआ करती थी। हनवू को मशीन बिल्कुल टूटी फूटी और बेकार लगती है, मगर मैं तो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, यानी वो एक ही कॉइन जो मैंने हनवू से उधार लिया था, इस पर लगाने के लिए रेडी होता हूँ। जब मैंने कॉइन मशीन में डाला तो पहले कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों को लगा कि ये सचमुच टूटी हुई है। मगर अचानक मशीन चल पड़ती है और एक हिडन इवेंट अनलॉक होता है जिसका नाम होता है ब्रोकन स्लॉट मशीन। मुझे तो इस सब का पहले से पता था, क्योंकि मैंने गेम के हर अचीवमेंट अनलॉक किए हुए हैं। इस गोल्डन टिकट को यूज करते हुए मैंने लिवर खींचा और रोल पे भरोसा किया, मगर हम दोनों निराश हो जाते हैं। जो चीज मुझे आखिर मिलती है वो सिर्फ एक पानी की बोतल होती है, ना तो वुडन स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना इनयील्डिंग फॉक्स, और ना ही वो सीक्रेट अमेरिकन टेक्निक जिसे अमेरिकन फार्मर शॉटगन कहते हैं। सिर्फ एक पानी की बोतल। हनवू को समझ ही नहीं आता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब मैंने जल्दी से बताया कि जो हम कर रहे हैं वो असल में एकेडमी के रूल्स की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मशीन से कुछ भी लेना मना है। ये सुनकर हनवू को समझ आता है कि असल में वो तो एक वॉचमैन बन के खड़ा है, जबकि मैं लगातार लेवर खींच रहा हूं ताकि रिवॉर्ड्स निकल सकूं। हनवू सोचता है कि शायद ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कमिटी वाले तो आमतौर पर इधर आती नहीं। बस इसी को कहते हैं फेमस लास्ट वर्ड्स, क्योंकि एक सेकंड बाद ही डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर सोममैन चेक करने आ जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सोममैन हमें याद दिलाती है कि मशीन यूज करने का अंजाम क्या होगा, यानी डीमेरिट्स। सीन सीधा उल्टा पड़ जाता है और मैं तुरंत हनवू को कहता हूं कि वो उसे थोड़ी देर बिजी रखे। वो प्यारी सी लड़की हनवू से कहती है कि वो भी पनिश होगा, क्योंकि वो रूल तोड़ने वाले स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है। मगर सोममैन डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि हनवू को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने नए बने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। सच तो ये है कि वो अपनी स्किल्स को एक स्वॉर्ड एम्प्रेस के स्टूडेंट के सामने टेस्ट करना चाहता है। सोममैन भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है और बिना और वक्त जाया किए सोममैन एक पावरफुल थ्रस्ट के साथ बैटल शुरू करती है। उसका हैवी अटैक हनवू आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर तुरंत काउंटर अटैक शुरू करता है, मगर सोममैन उससे बिना किसी प्रॉब्लम के बच जाती है। थोड़ा डिस्टेंस बनाकर सोममैन अपने हथियार में कुछ एनर्जी डालती है और बिजली की तरह आगे बढ़ती है। वो हवा में उछलकर अपनी पूरी बॉडी का वजन एक नीचे गिरते हुए स्ट्राइक में लगा देती है। अटैक इतना भारी होता है कि हनवू को दोनों हाथों से उसे रोकना पड़ता है। मैं ये सब देखकर समझ गया कि हनवू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंटरनल एनर्जी की कमी है, जो उसकी परफॉर्मेंस को रोक रही है। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो पूरी फाइट देखना चाहता हूँ। इसी बीच मैंने स्वॉर्ड्समैन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने एक एम्प्लीफिकेशन स्पेल डाला जो स्वॉर्ड्समैन की मैजिक कोर को ग्रेड ई से सीधा ग्रेड सी तक बूस्ट कर देता है। मगर इस बफ की एक लिमिट है, सिर्फ 1 मिनट चलेगा और फिर 1 घंटे का कूल डाउन लगेगा। ये 1 मिनट ही डिसाइड करेगा कि हनवू फाइट में क्या कर सकता है, जो अब तक सोमन के इम्प्रेसिव अटैक से मुश्किल से संभल रहा था। बैटल चलती रहती है जब तक टाइमर सिर्फ 14 सेकंड्स तक नहीं आ जाता। ये देखकर मैंने सोचा कि स्लॉट मशीन्स को आमतौर पर लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वे असल में गैम्बलिंग होती हैं। मगर प्लेयर्स को एक बात नहीं पता, उसका सीक्रेट फीचर है गारंटीड जैकपॉट ट्रिगर। समझ लो कि एक खास नंबर ऑफ स्पिन्स के बाद रिवॉर्ड मिल जाएगा। गेम के स्टार्ट में प्लेयर्स को 5 कॉइन्स मिलते हैं। मैंने अपने 4 कॉइन्स यूज कर लिए हैं और अब ये मेरा 5वां स्पिन है। मगर चाहे स्पिन के लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता था कि जो एक्स्ट्रा सिल्वर कॉइन मैंने हनवू से उधार लिया था वो उसका सही इस्तेमाल करेगा। पता चलता है कि 5वें स्पिन के तुरंत बाद छठा स्पिन गारंटीड जैकपॉट देता है। ये कोई रैंडम चांस नहीं, बल्कि मैं 100% श्योर होता हूं कि बेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा।
स्लॉट मशीन आखिरकार अपनी बेस्ट चीज निकाल देती है, एक डार्क आइस क्रिस्टल रैंक सी। मगर इस क्रिस्टल के साथ एक वार्निंग भी आती है कि गलत तरीके से यूज किया तो प्लेयर की मौत भी हो सकती है। प्रॉब्लम मेरे लिए तब बढ़ जाती है जब एक ब्लू हेड बैडी मेरे पीछे से तलवार घुमाने वाली होती है, मगर मैं पहले से ही तैयार होता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरा भरोसेमंद दोस्त मेरी मदद को आएगा। हनवू सचमुच उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है, मगर इस चक्कर में उसकी आयरन सॉर्ड टूट जाती है। बफ का समय भी खत्म हो जाता है। मगर सोमन के लिए शॉक और हॉरर की बात यह होती है कि मैं लिटरली डार्क आइस क्रिस्टल को सीधा पी जाता हूँ, वार्निंग बोर्ड पर लिखी हुई वार्निंग्स के बाद भी। और फौरन ही सिस्टम मेरी बॉडी पर फ्रोजन स्टेटस लगा देता है। जैसे सोचा था मैं सीधा घुटने टेक देता हूँ, बिल्कुल उस सीन की तरह जहां जॉफरी को गेम ऑफ थ्रोन्स में जहर दिया गया था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि मेरे केस में फ्रोजन स्टेटस लगकर तुरंत हट भी जाता है, और फिर जैसे ही फ्रोजन स्टेटस लगता है फिर से तुरंत हट जाता है। ये लूप खत्म ही नहीं होता, और सिर्फ 1 सेकंड बाद में ऐसे उठ जाता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कमिटी मेंबर और हनबू दोनों को स्टन कर देता है। थोड़ी देर बाद हनबू पूछता है कि उस बॉटल में मैंने क्या पिया था। मैं कैजुअल तरीके से कहता हूं कि वो एक माइनर रिप्लेनिशिंग एलिक्सर था। अगर बात करें स्लॉट मशीन के यूनिक छठे स्पिन की, तो सीन बड़ा अजीब है। मुझे डार्क आइस क्रिस्टल मिलता है, मगर ये बिगिनर्स के लिए इतना डेडली होता है कि सीधा उनकी खौफनाक मौत हो जाती है। ये इतना पावरफुल है कि उंगली के नाखून जितना छोटा टुकड़ा भी पूरी बॉडी को एक बर्फ के पुतले में बदल देता है। समझो जैसे मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन, बस फर्क इतना है कि यहाँ तुम खुद अपनी मौत पी रहे हो। मगर जितना भी डेडली हो, मैं बताता हूँ कि मैं इस रूल का एक्सेप्शन हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एस रैंक एलिमेंटल रेजिस्टेंस है। हाँ, वही ट्रेड जो मैंने अपने ट्यूटोरियल क्वेस्ट में एस रैंक ड्रैगन से कॉपी की थी। इसी वजह से मेरी बॉडी एक न खत्म होने वाली लूप में फ्रोजन स्टेटस को अप्लाई और रिमूव कर रही है, और मुझे कुछ नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस क्रिस्टल के इफेक्ट की वजह से मेरा माना भी बढ़ रहा है। कमिटी मेंबर को हैंडल करने के लिए मैंने अपनी अल्ट्रा प्रो मैक्स गीगा चैट स्किल्स का इस्तेमाल किया और उसे एक फेक एक्सप्लेनेशन से बेवकूफ़ बना दिया। इस बीच हनवू बड़ा खुश होता है कि उसने मेरी मदद की, और साथ में उसे स्वॉर्ड एम्प्रेस के स्टूडेंट का सामने अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का चांस भी मिल गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसकी मदद के बिना मैं छठा स्पिन कभी नहीं कर पाता। ये स्वॉर्ड्समैन मेरी फाइट में यूज़ की गई एम्प्लीफिकेशन स्किल से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है। मगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस स्किल को जब चाहूँ तब यूज़ नहीं कर सकता, जो असल में सच भी है क्योंकि इस पर कूल डाउन लगता है। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हनवू को भी समझ में आ जाता है कि इतनी पावरफुल स्किल की कोई ना कोई लिमिट तो होगी ही। और वो जो स्लीपी हेड येन है, वो तो मुश्किल से हमारी बातें समझ पा रही होती है। वैसे भी अब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन डंजन आइलैंड पर पहुंचने वाली होती है, जो ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। डंजन आइलैंड अपने अनेक डंजन्स के लिए बहुत फेमस है। पहले ये जगह सिर्फ क्रिमिनल्स से भरी होती थी, जहां कोई कानून नहीं था। सब कुछ तब बदला जब ड्रैगन स्लेयर, पहला और सबसे यादगार हीरो, ने इस आइलैंड पर कदम रखा। सबसे पहले उसने हर एक क्रिमिनल को खत्म किया। फिर उसने अकेले ही सारे डंजन्स को कॉन्कर किया, और आखिर में उसी आइलैंड को फाउंडेशन बनाकर एक सिटी खड़ी कर दी। और फिर इसी सिटी में ड्रैगन स्लेयर एकेडमी बन गई, जो ऐसे और पावरफुल वॉरियर्स बनाने के लिए बिल्ड की गई थी। आखिरकार हम लोग इस इंस्टीट्यूट तक पहुंच ही जाते हैं। हनवू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। पूरा एरिया हर किस्म के स्टूडेंट्स से भरा होता है, जो डिफरेंट क्लैंस, सिटीज और बैकग्राउंड से आए हैं। और तब हम तीनों चूही से टकरा जाते हैं, जो कमिटी की लीडर है और चाहती है कि मैं ऑफिस में आकर उससे मिलूं। सीन सीधा कट होता है कमेटी रूम के अंदर। ये वो जगह है जो इतनी डरावनी है कि जो भी इस कमरे में आता है बाहर जाने के बाद पहले जैसा नहीं रहता। इंटेरोगेशन शुरू होता है मेरे बॉडी चेक से, ताकि पता चल सके कि क्रिस्टल पीने के बाद मेरी बॉडी में कोई चेंज तो नहीं आया। मगर ऑब्वियसली स्कैनर कुछ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि अब मुझ पर फ्रोजन स्टेटस रहा ही नहीं। इस वजह से कमिटी को पहली दफा शक होने लगता है कि शायद मैंने जो आइटम पी थी वो नकली थी। इंटेरोगेटर से हुन, जो इंटेरोगेशन डिपार्टमेंट का हेड भी है, खुलकर कहता है कि अगर मैंने काउंसिल की बात नहीं मानी तो मुझे सजा मिलेगी। चाहे इस दफा कोई नहीं मरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ मीटिंग खत्म हो जाती है, जो चूही यानी काउंसिल लीडर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उसे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। वे लोग समझ नहीं पा रहे कि मैंने आखिर मशीन चलाई ही क्यों, अगर मेरा इरादा फॉरबिडन आइटम लेने का नहीं था। और फिर सबसे अजीब बात, मैंने उनकी आंखों के सामने वो चीज पी भी ली, और आखिर में स्कैनर ने कुछ भी नहीं पकड़ा। अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर चूही मानती है कि इस लड़के ने कोई इल्लीगल स्किल ली है। वो सजेस्ट करती है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से मेरी स्किल्स चेक की जाएं।
सेहुन मानता है कि वे कर सकते हैं, मगर साथ ही प्रॉब्लम भी बताता है अगर कुछ ना निकला तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से पहले पूरी तरह श्योर होना जरूरी है। चूही फौरन अपनी गलती महसूस करके माफी मांगती है, जबकि सीनियर उसे कहता है कि वो थोड़ा शांति से काम ले। वो उसे कहता है कि एंट्रेंस सेरेमनी की तरफ जल्दी जाए वरना मिस हो जाएगा। अगले सीन में मैं वापस अपने ग्रुप में आता हूं जो दूसरे नए स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होता है। मैंने अब ट्यूटोरियल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, जो टाइम पर सेरेमनी अटेंड करके कंप्लीट हुआ। इसके बदले मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स और एक वेपन सिलेक्शन टिकट मिलता है। चाहे ये रैंक ई का है, मगर कुछ ना होने से अच्छा है, और इस तरह मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स भी मिल गई। खैर, एंट्रेंस सेरेमनी तुरंत शुरू हो जाती है, मगर इसका पहला इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। देखो, जो बंदा स्कूल को रिप्रेजेंट करने आता है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई लो टियर नशेड़ी हो। सुनने में आता है कि यही बंदा कभी मेन ड्रैगन स्लेयर स्क्वाड का लीडर भी था। एकेडमी की ट्रेडिशन के हिसाब से प्रिंसिपल हमेशा रिटायर्ड फ्रंटलाइन हीरोज में से ही चुना जाता है। अपने प्राइम में ये बंदा एक फैंसी स्वॉर्ड लेकर सब हीरोज में सबसे टॉप पर था। उसके लुक्स को छोड़ो, बंदा सचमुच काफी पावरफुल था। मजे की बात यह है कि वो बदनाम भी है, क्योंकि एक सेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सब अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। लगता है अब मुझे समझ आ गया कि भाई ऐसे क्यों लगता है, वो फ्रेंड जोन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। खैर, प्रिंसिपल नए स्टूडेंट्स को एकेडमी में वेलकम करता है। वो एकेडमी के बेस के बारे में बताता है, जो नाम से ही क्लियर है, हीरोज को तैयार करना ताकि वो ड्रैगन्स को मार सकें और सही ड्रैगन स्लेयर्स बन सकें। उनके ज़माने के पहले हीरो ने वर्ड स्लेइंग पर बहुत जोर दिया था, ताकि हर स्टूडेंट समझ सके कि ड्रैगन स्लेयर बनना कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि ये सब तो वेलकमिंग स्पीच होनी चाहिए, मगर भाई कसम से इतनी लंबी और बोरिंग स्पीच है कि आधे स्टूडेंट्स तो वहीं खड़े खड़े सो जाते हैं। मैं अभी तुम्हारा टाइम बचाता हूं और उन लंबे डायलॉग्स को स्किप कर देता हूं। फिर वो पॉइंट आता है जब बंदा आखिरकार अपनी स्पीच खत्म करता है। अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है और सिर्फ एक ही बंदा एक्साइटेड पप्पी की तरह लगता है, और वो है हनवू, जो इस एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल समझता है, जबकि मेरे जैसा कोई नॉर्मल इंसान इस बोरिंग स्पीच को मुश्किल से सह रहा था। लगता है ये स्वॉर्ड्समैन अपने पुराने मास्टर के लेक्चर्स की वजह से ऐसी लंबी बकबक सुनने का आदी हो चुका है। खैर, सेरेमनी का दूसरा स्टेज शुरू होता है, जहां स्टूडेंट्स को नए साल के फॉरबिडन आइटम्स की लिस्ट याद दिलाई जाती है। अगर उनके पास ये चीजें पाई गईं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके अलावा नए स्टूडेंट्स को एक डंजन के ग्राउंड लेवल में टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में किसी भी रिस्क को रोका जा सके। इंस्ट्रक्टर इस बात पर जोर देता है कि यह सब इसलिए है ताकि सबके लिए एनवायरनमेंट सेफ रहे और स्टूडेंट्स रूल्स फॉलो करें। इस तरह सेरेमनी का आखिरी पॉइंट भी आ ही गया। स्टूडेंट्स अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो मौत जैसी लंबी अनाउंसमेंट आखिर खत्म हो गई। और तुरंत ही ब्योंगचुल हमारे ट्रियो को ढूंढता है और उन्हें खाने पर बुलाता है। वैसे लगता है इस बंदे ने कोई नया टैटू भी बनवा लिया है, शायद पीछे खड़ी क्यूट बीस्ट को तंग कर रहा होगा। ब्योंगचुल उन्हें सजेशन देता है कि अच्छे से खाओ, क्योंकि कल से जब पहली क्लास शुरू होगी उनकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। उसी रात हनवू और मैं बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि हमारे दोनों का रूम साथ साथ है। मैं तुरंत अंदर जाता हूं ताकि आराम से सेट हो सकूं, मगर अभी मैं खुद को नींद की मिठास में खो जाने नहीं देता। उसकी जगह मैं बेड पर बैठकर मेडिटेशन स्टांस में चला जाता हूं, पूरा फोकस माना इकट्ठा करने और कोर बनाने पर लगाता हूं। अब समय आ गया है पावर इंजन के कॉन्सेप्ट को समझना। किसी भी माइनर स्किल को यूज करने के लिए कोर बनाना जरूरी है। असल में मैंने कभी पहले कोर बनाया ही नहीं, मगर क्योंकि मैंने ये गेम कई बार खेला है, मैं इसका थियरी पार्ट बहुत अच्छे से जानता हूं। प्लस मैं पहले एक डार्क आइस क्रिस्टल को अपने माना से इम्ब्यू कर चुका हूं, जो मेरे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सीन हनवू पर कट होता है, जो भी मेडिटेशन पोज में बैठा है। वो अपनी लड़ाई का एनालिसिस करता है जो उसकी सुमिन के साथ हुई थी। ये लड़की उसकी असली राइवल रही है। हालांकि हम दोनों ने अपनी पावर का अच्छा खासा हिस्सा रोक के रखा था। असल मैच होता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। असल में जब मैं आया और मैंने स्वॉर्ड्समैन का कोर बफ किया, तो उस बंदे को ज्यादा देर जिंदा रहने का चांस मिला। दूसरे शब्दों में हनवू मुझे मास्टर समझने लगता है, ये सोचते हुए कि मुझसे मिलने के बाद वो पावरफुल बन गया है। उसकी नज़र में मैं सिर्फ कंपोज्ड नहीं, बल्कि इतना तेज दिमाग हूं कि हर सिचुएशन को देखकर समझ जाता हूं। इसलिए हनवू सोचता है कि क्या वो मुझ पर भरोसा कर सकता है और मुझसे हेल्प मांग सकता है, मगर तुरंत ही डिसाइड करता है कि उसे अपने पहले दोस्त के साथ ये रिश्ता सिर्फ लेने देने का नहीं बनाना चाहिए। इसकी जगह वो पहले खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा अपने दम पर।
और इस तरह अगले दिन हम टेम्परेरी क्लासरूम पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स सब वहां जमा होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और वो स्लीपी ये इन भी आखिर आ ही गई, जबकि उसके ग्रुप मेट्स को लग रहा था वो बहुत लेट आएगी। हैरानी की बात यह है कि क्लासरूम में कोई टीचर ही नहीं। क्लास शुरू हो गई मगर अभी तक कोई आया नहीं ताकि कंट्रोल संभाले। इससे स्टूडेंट्स को लगता है उनका टीचर पंक्चुअल नहीं होगा, और कोई आता है और क्लास में कदम रखता है, जिससे स्टूडेंट्स पहले तो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट देखकर डर जाते हैं। हाँ भाई, तुम भी डरते अगर इसका चेहरा देख लेते। बिल्कुल जेल से भागा सीरियल किलर लग रहा है। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो उनका होमरूम टीचर ली सुधाक है। तुरंत ही वो एक स्टूडेंट को बुलाता है कि सबको उसका मशहूर नाम बताए। डर से कांपती लड़की जल्दी से कह देती है कि वो विलन हंटर के नाम से मशहूर है, फिर गलती से उसे ह्यूमन बुचर बोल दिया, जो उसका दूसरा निकनेम है। इस बीच मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा जूम आउट करें और एकेडमी के वर्ल्ड पर फोकस करें। ये जगह वो स्ट्रांग होल्ड है जहां कई एस रैंक हीरोज बनते हैं जो अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं, मगर उनमें से कुछ बुरे लोग भी निकल आते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विलन्स बन जाते हैं। सुदाक, हमारा टीचर, असल में ऐसा हंटर है जिसे ऐसे लोगों को मारने का काम दिया गया है। दूसरे शब्दों में, ये बंदा ऑरा की चलती फिरती मिसाल है, क्योंकि ये मजे से डेंजरस एस रैंकर्स की धुनाई करता है। उसका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि वो ज्यादा विलन्स को पकड़ता नहीं, सीधा मार देता है। सुदाक साफ बताता है कि उसने कभी टीचर बनना नहीं चाहा, ये सब प्रिंसिपल की जिद पर किया है। ये ऐसा बंदा है जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, और अब ये टीचिंग के काम को भी वैसे ही परफेक्ट बनाना चाहता है जैसे वो विलेंस को डील करता है। बंदा परफेक्शन का इतना भूखा है कि सीधा स्टूडेंट्स को धमकी दे देता है। अगर उन्होंने उसके एग्जाम्स फेल किए तो वो उनकी जान ले लेगा। खैर, अपनी पहली क्लास शुरू करते हुए सुदाक उनके स्कूल के ग्रेडिंग सिस्टम पर बात करता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया है जो टोटल स्कोर का 30% कवर करता है। फिर एक बिहेवियरल स्कोर है जो 10% होता है। सीधा सीधा अच्छे से बिहेव करने पर फ्री मिल जाता है। मगर अगर स्टूडेंट्स ने गलती की तो ये स्कोर 0% तक गिर जाएगा और ओवरऑल ग्रेड्स खराब कर देगा। सुदाक मजाक में कहता है कि मैं चाहता हूं कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन तक जिंदा रहें। अगला पॉइंट वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में बताता है जो 2 सेक्शंस में बटा है, डंजन क्वेस्ट्स और प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैचेस। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को डंजन्स कॉन्कर करने और एक दूसरे से लड़कर स्कोर जमा करना होगा। इस प्लेसमेंट एग्जाम का रैंकिंग सीधा सीधा बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करके दिया जाएगा। सीधी बात यह है कि 3 सेक्शंस मिलकर टोटल 90% स्कोर बनाएंगे, और बचा हुआ 10% उनके एटीट्यूड या फिर कहो बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। इस तरह मिलाकर ओवरऑल इवैल्यूएशन 100% कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सुदाक ने ये सब समझा दिया, बिना समय जाया किए टीचर सीधा उन फ्रेशमैन को एरिना ले जाता है। वहां पहले से ही कई मैचेस हो रहे हैं। याद है कल ब्योंगचुल कितना एक्साइटेड दिख रहा था और कह रहा था कि कल से उनकी लाइफ टफ होने वाली है। शायद वो इन्हीं प्लेयर वर्सेस प्लेयर मैचेस की बात कर रहा था। इन मैचेस के रूल्स बदलते रहते हैं। इस दफा के इवेंट के लिए रूल को डेथ मैच बोला गया है, लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं कि कोई सचमुच मर जाएगा। बस इतना है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक किसी एक की हेल्थ बार 0 नहीं हो जाती या वो लड़ने के लायक नहीं रहता। सरेंडर भी किया जा सकता है और हर बैटल का टाइम लिमिट 5 मिनट का रखा गया है। अगर किसी ने फाइट खत्म नहीं की तो या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या फिर जज डिसाइड करेगा कौन जीता है। ब्योंगचुल बताता है कि हर बंदे को 3 रैंडम अपोनेंट से लड़ना पड़ेगा और हर जीत पर 300 पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई हारे या मैच ड्रॉ हो तो क्या नुकसान होगा। मैं तुरंत बताता हूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। इस नोटिफिकेशन में मुझे एक सब क्वेस्ट दिया जाता है, प्लेसमेंट एग्जाम के लिए। मुझे एग्जाम में पार्टिसिपेट करके कम से कम एक एवरेज रिजल्ट लाना जरूरी है, यानी एक अपोनेंट को हराना। अगर मैं क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता हूं तो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉपी स्लॉट मिलेगा। मेरी नजर में तो ये बहुत ही इजी क्वेस्ट है, क्योंकि एक जीत और डंजन में एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाएगी। मगर सबसे अहम चीज, इस कंपटीशन की वजह से मैं दूसरे स्टूडेंट्स की स्किल्स देख सकता हूं। यही मुझे कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट नजर आ सकता है जिसे मैं फ्यूचर में रिक्रूट करके EX लेवल हीरोज बना सकता हूं। और अगर कोई ऐसा टैलेंट नहीं भी मिला तो भी मैं उनके ट्रेड्स या स्किल्स कॉपी करके अपना फायदा निकाल लूंगा। कुछ ही टाइम के बाद अनाउंसर किम हो का नाम उसके अपोनेंट के साथ बुलाता है कि वो बैटल फील्ड पर हैं। मैं तुरंत देखता हूं कि मेरा सामना एक खूबसूरत स्कारलेट बालों वाली लड़की से है जो रूबी टावर को रिप्रेजेंट करती है। ये लोग फ्लेम मैजिक में एक्सपर्ट हैं और अपनी हाई डैमेज फायर पावर के लिए मशहूर हैं।
इसी वजह से मुझे भी गेम में रूबी टावर वालों के कैरेक्टर से खेलना बहुत पसंद था। लेकिन अभी तो ये लड़की मेरे आने वाले 5 मिनट की सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाली है। उस लड़की को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि उसका सामना किसी ऐसे बंदे से है जो फेमस नहीं है। उसके लिए तो ये सिर्फ एक बेकार सा नोबडी है। और सिर्फ यही नहीं, मैं एक बेकार अर्थ स्टाफ ले आया हूं जो असल में देखा जाए तो किसी बूढ़े आदमी की लाठी लग रही है। उस लड़की को यह बेइज्जती लगती है कि उसका अपोनेंट इतना पथेटिक ई रैंक स्टाफ लेकर आया। ऑब्जर्वेशन से वो ये कंक्लूड करती है कि मैं डेफिनेटली एमरल्ड टावर का नहीं, मतलब अर्थ स्पेशलिस्ट मेज भी नहीं हूं। इससे वो ये सोचती है कि शायद मेरा प्लान सिर्फ सपोर्ट मैजिक चलाना होगा। वो सोच रही होती है कि मैं स्टाफ को कैसे यूज करूंगा कि हमारी फाइट तुरंत शुरू हो जाती है। जानवा समझती है कि उसकी फाइट एक सपोर्टर कास्टर से है, इसीलिए वो सीधा एक पावरफुल कंबशन स्किल तैयार करती है। डिसाइड कर लेती है कि ये बैटल एक ही मूव में खत्म कर देगी। जैसे ही उसने अपनी एबिलिटी कास्ट की, पूरी ऑडियंस रूबी टावर की इस रिप्रेजेंटेटिव से इंप्रेस हो गई। लेकिन जानवा खुद बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है। मेरा अपोनेंट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। वो एक 1 हिट किल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मगर ये कि उसके अटैक ने जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ये बिल्कुल अजीब था। जैसे ही धुआं हटा, मैं एक स्माइल के साथ उसके कंफ्यूज्ड फेस को देखता हूं। फाइट शुरू है और जानवा पहले से ही नर्वस हो जाती है। सोचती है कि उसका अटैक क्यों फेल हो गया। शायद मेरे अपोनेंट ने डिस्पेल एबिलिटी यूज की है। वो फौरन स्ट्रैटेजी बदलती है और एक ऐसा स्पेल यूज करती है जो डिस्पेल से भी नहीं रोका जा सकता। इस दफा वो चारों तरफ एक एक्सप्लोजिव फ्लेम का कॉलम बना देती है ताकि मैं किसी भी तरह बच ना सकूं। लेकिन उसकी हैरानी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं वहीं खड़ा रहता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे जानवा इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो तीसरा स्पेल कास्ट करती है, एक पावरफुल फायर पिलर। यह अटैक सीधा मेरे सिर की तरफ होता है और इम्पैक्ट पर एक भयानक आग का तूफान फट पड़ता है। ये बड़ा सा फ्लेम कॉलम देखकर क्राउड फिर से शॉक्ड हो जाता है। रूबी टावर की रिप्रेजेंटेटिव की ताकत से इंप्रेस होता है। लेकिन असल कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि एक बार फिर से मैं बिल्कुल डैमेज नहीं होता। इतने समय तक जानवा अपने रूबी टावर के स्पेल पर पूरा ट्रस्ट करती आई थी और अब तक मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा। इस दफा मैं खुद मूव करता हूं और चूही से सीखा हुआ वही हमिंग बर्ड टेक्निक चला देता हूं। बिल्कुल क्लियर है कि जानवा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक सपोर्ट टाइप बंदे से लाइटनिंग स्पेल निकलेगा। वो पहले तो हमिंग बर्ड से बच जाती है, लेकिन मैं बड़े टेक्निक से डायरेक्शन चेंज करता हूं और लाइटनिंग से भरा हुआ एक बैकशॉट दे देता हूं। जानवा घुटने पर गिर जाती है और हमिंग बर्ड स्पेल के पैरालिसिस इफेक्ट में फंस जाती है। ड्यूल अब खत्म होने वाला है और मैं जानवा से कहता हूं कि बस अब फाइट खत्म कर दी जाए। मैं जानता हूं कि अगर उसकी अपोनेंट अपनी सारी टेक्निक सबके सामने खोल देगी तो अगले मैचेस उसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर जानवा आखिरकार हार मान जाती है। इससे क्राउड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उलट गईं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की वो घटिया एंडिंग। मेरी स्ट्रैटेजी और चूही का गुस्सा। खैर, मैं सोचता हूं कि मैं पहले ही मैच में इतना फोकस कर रहा हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि अगले मैचेस में मैं और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा होता हूं कि मेरे नाम दोबारा बुला लिया जाता है बिना कोई आराम दिए। और इस दफा मेरी अपोनेंट है चूही। ये वही स्टाइलिश और घमंड से भरी लड़की फर्स्ट ईयर डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड है। उसका ऑरा दिख रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उसका मेरे साथ एक पर्सनल इशू है। मैं उसे कुछ समय तक देखता हूं और सिर्फ उसका प्लान खराब करने के लिए मैं फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता हूं। सुदाक मुझे हार मानते देख बिल्कुल शॉक रह जाता है। मैं सीधा कह देता हूं कि मैं अब फाइट करने की हालत में नहीं हूं। टीचर मुझे समझाता है कि एग्जाम्स के लिए स्कोर बढ़ा लूं। मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता क्योंकि मुझे वो एक जीत मिल गई है जो मैं चाह रहा था। मैं अपनी तीसरी फाइट में भी हार मान जाता हूं, जो मेरा दूसरा और तीसरा लॉस बन जाता है और साथ ही थंडर लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर को और भी ज्यादा चिढ़ाता है। वो गरज के कहती है कि मैं कितना बेकार और कमजोर दिल का हूं। उसके दादा कहते थे कि हमेशा संकल्प के साथ लड़ना चाहिए, और जब उसके दादा की बात चल ही गई तो मुझे याद आता है कि वो कभी थंडर मोनार्क हुआ करते थे। मुझे लगता है कि चूही की पर्सनैलिटी में भी उसका प्रतिबिंब है। किसी और सिचुएशन में तो उसका सजेशन काफी काम का होता, लेकिन मेरी स्पेसिफिक सिचुएशन में इसकी कोई वैल्यू न ही मुझे परवाह है। मैं उसे जीत देकर वहां से चला जाता हूं। चूही ना चाहते हुए भी इस डिसीजन को मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है। जाने से पहले मिस्टर रेज बेटर 9000 उसे याद दिलाता है कि चूही मुझे वो डेजर्ट कूपन भेजना ना भूले जो उसने वादा किया था। मेरी ये बात चूही को बहुत बुरी लगती है और ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि वो गुस्से से मुझ पर फटी नहीं। मगर उसके अगले अपोनेंट की शायद किस्मत खराब थी। यांग जी होंग बड़े मजे से एरिना में आता है, इस आशा में कि टोपास टावर के किसी बंदे से जबरदस्त मुकाबला होगा। उसे क्या पता था कि लेडी लाइटनिंग इतने बुरे मूड में है। रिजल्ट, अरे भाई, वो तो उसे सीधा जूस की तरह लाइटनिंग से उड़ा देती है और पहली ही सेकंड में फाइट खत्म।
उसका अपोनेंट जल गया, जिस्म कर बुरी तरह जलने के निशान पड़ गए। ये सब देखकर ब्योंगचुल की नज़र में चूही का ऑरा और भी डेंजरस हो जाता है, जो समझता है कि मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था और फाइट शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। क्या सबको मजा आया? ये कहकर चूही मुझे ऐसी आंखों से घूरती है जैसे बॉम्बास्टिक साइड आई देने वाली हो। ब्योंगचुल ये इग्नोर नहीं कर पाता, मगर मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर इतना मूर्ख हूं कि समझता ही नहीं। बस इंप्रेस होता हूं कि थंडर लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर ने कितनी धमाकेदार फाइट की। दूसरी तरफ बाकी ऑडियंस मुझसे तंग आ गई है कि मैंने अपनी दूसरी और तीसरी फाइट में हार मान ली। अब लोग सोच रहे हैं कि बस मेरी लक अच्छी थी जो मैं जानवा से बच गया, और यही इमेज है जो मैं चाहता हूं। तो जब लोग इस तरह की बकवास करते हैं तो वो एक्चुअली मेरे लिए फायदा का ही काम करती है। खैर, चूही अपनी तीसरी और आखिरी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, मगर इस दफा उसका सामना होता है खूबसूरत सीईओ ये इन से, जो कोरियन जॉन विक की बेटी के नाम से भी जानी जाती है। हर किसी को हैरानी होती है कि ये इन एक गन ड्यूलिस्ट निकली। ये फाइट वाकई देखने लायक बन रही है, क्योंकि गनर्स अक्सर मेजर्स से अच्छा फाइट करते हैं। लोग सोचने लगे हैं कि शायद इस दफा चूही को भी हार माननी पड़ेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, इसीलिए सबको वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है। मजे की बात यह है कि मैंने 5 सिल्वर कॉइन्स की बेट लगाई है कि कौन जीतेगा, और जो छोटा सा लालची चूहा ब्योंगचुल है वो फौरन बेट मान जाता है। और यूं शुरू होती है फाइट थंडर लॉर्ड की संकल्प वाली ग्रैंड डॉटर और उस डेंजरस ड्यूलिस्ट के दरमियान। ये इन फौरन फायदा उठाती है और एम्पलीफाइड बुलेट से बारिश कर देती है। जैसे एक्सपेक्टेड था, चूही बड़ी आसानी से उन बुलेट्स को रोक लेती है बिना किसी मुश्किल के। मेरी नजर में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। मुझे पूरी तरह यकीन था कि चूही का माना कंट्रोल अनुपम है। उसने फौरन कई हमिंग बर्ड स्पेल्स बना दिए। वे बिजली से चमकते छोटे बर्ड सीधा ये इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि वो अभी भी बुलेट्स फायर कर रही होती है। गनर दोनों बर्ड्स से बचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह चूही भी बर्ड्स की स्पीड और डायरेक्शन को बदलकर दोबारा वार करती है। इस दफा वो ये इनको पीछे से घेर लेते हैं। एक बर्ड उसके चेहरे के पास से गुजर के उसे जोर से रगड़ देता है। ये इन तुरंत ग्राउंड पर गिर जाती है, स्टन इफेक्ट की वजह से। ये सीधा हिट तो नहीं था, वरना लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। मैं दिल में सोचता हूं कि इससे ये इनकी मूवमेंट जरूर स्लो हो गई है। पहला बर्ड उसे डैमेज करता है और अब ये तो तय है कि वो अगले अटैक में खुद को नहीं बचा पाएगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। चूही की जिद पक्की लगती है, मगर फिर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। बैडएस ये इन अचानक एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देती है जो उसकी अपोनेंट को कंफ्यूज कर दे। धुआं चूही की नजरों को धुंधला कर देता है। ये चाल मुझे भी हैरान कर देती है, क्योंकि किसी और ग्रेनेड को चूही रोक ही लेती। अब जबकि उसकी नजर धुंधली हो गई है तो फाइट चूही के लिए मुश्किल हो गई है, और इसी समय ये इन अपना फायदा उठा सकती है। गनर निशाना लेकर सीधा चूही की पीठ पर गोली चला देती है जो उसके सीने पर लगती है। पहले तो लगता है कि गोली उसे लग गई, लेकिन चूही ने आखिरी वक्त पर एक डिफेंसिव बैरियर डाल दिया था, इसलिए वो बच गई, मगर ऑफ गार्ड जरूर हो गई। अब उसे समझ आता है कि वो कितने खतरे में है, जबकि गनर अगला निशाना बनाने की तैयारी में होती है। इस बीच ब्योंगचुल ये भी नोट करता है कि ये इन शायद किसी अमीर बाप की बेटी है, क्योंकि वो इनविजिबिलिटी क्लोक यूज कर रही है। और सिर्फ क्लोक नहीं, उसने एक जबरदस्त राइफल भी निकाल ली है ज्यादा डैमेज देने के लिए। राइफल की एक गोली इतनी खतरनाक होती है कि चूही उसे ब्लॉक नहीं करती, बस मुश्किल से 1-2 इंच से बच जाती है। इस वक्त दोनों के हेल्थ बार लगभग बराबर हैं और फाइट का आधा वक्त निकल चुका है। प्रॉब्लम यह है कि इनविजिबिलिटी क्लॉक की वजह से चूही को उसकी अपोनेंट बिल्कुल नजर नहीं आती, और हर बार जब ये इन गोली चलाती है चूही उसके वार से बच नहीं पाती। गनर उस पर फिर से पीछे से अटैक करती है, लेकिन इस बार चूही ने अपने बैरियर की मदद से एक न्यू स्ट्रैटेजी तैयार की। वो बुलेट के माना रिपल को ट्रैक करती है जो उसे ये इनके एग्जैक्ट पोजीशन तक ले जाता है। उस थोड़ी सी देर में चूही पूरी ताकत से जमीन पर बिजली छोड़ देती है। बिजली जमीन पर फैलती हुई ये इन तक पहुंचती है, जो उछलकर बचने की कोशिश करती है। वो इनिशियल अटैक से बच जाती है, लेकिन चूही ने अब उसे लॉक कर लिया है। अब गनर हवा में है और अगली अटैक नहीं बचा पाएगी। हमिंगबर्ड सीधा ये इनकी तरफ जाता है और इस बार सीधा हिट करता है, उसे स्टन कर देता है। चूही के बैड लक की वजह से जैसे ही अटैक कनेक्ट होता है फाइट का टाइम खत्म हो जाता है। ये इन जमीन पर गिर जाती है। हेल्थ बार चूही से कम होती है, मगर मैच ऑफिशियली ओवर है। ब्योंगचुल हैरानी से मुंह खोले रहता है, जबकि मैं अपसेट हो जाता हूं। जैसे मेरे लिए ये सब एक्सपेक्टेड था। मैं कमिटी लीडर चूही की स्किल्स देखकर आराम से कह सकता हूं कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, और डिफॉल्ट रूल के मुताबिक क्योंकि चूही की हेल्थ ज्यादा थी इसलिए जीत उसके नाम हुई। साथ ही मुझे ये इनकी कैपेबिलिटीज भी काफी इंप्रेसिव लगती हैं जो इतनी देर तक टिक गईं। मुझे समझ नहीं आता कि फिर वो माना बुलेट्स कैसे बनाती है, और ये इन बस कंफ्यूज सी देखती है। वहां दूसरी तरफ बेचारा ब्योंगचुल अपनी बेट हार जाता है और चुपचाप सिक्के मुझे दे देता है।
लेकिन उसका बेट लगाने का बुखार उतरता ही नहीं। फौरन कहता है कि अगली बेट से पैसा वापस कमा लेगा। मैं समझ जाता हूं कि यह बंदा तो जुए का आदी है, इसलिए उसकी ऑफर सीधा मना कर देता हूं। अरीना में अब एक और रोशनी सी चमकती है जब हनबू आता है। वो आज अपनी फाइट करने आया है। इस दफा उसका सामना है फिस्ट किंग के डिसाइपल जो से। ये फाइट देखने में वाकई इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं इस बेट को मान लेता हूं और कहता हूं कि फिस्ट किंग का डिसाइपल ही जीतेगा। ब्योंगचुल को लगता है कि मैं कितना निर्दयी हूं, अपने दोस्तों के लिए ऐसा बोल रहा हूं, मगर मैं बस सच बोल रहा होता हूं। ब्योंगचुल को मेरी बात समझ नहीं आती। मैं स्माइल करके कहता हूं कि अब उसे जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हनवू की तरफ, जो जानता है कि उसका दोस्त उसे देख रहा है, इसलिए वो सोचता है कि इस फाइट में अपनी पूरी स्किन दिखाएगा, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। वो अपनी आयरन स्वाड निकालता है। ब्योक हैरान होता है कि हनवू अपनी स्वाड क्यों नहीं यूज करता, मगर हनवू जानता है कि अभी वो उसके लायक नहीं है। फिस्ट किंग के डिसाइपल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे भी अपना बेस्ट देने आया है। दोनों अपनी बैटल स्टांस ले लेते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। ब्योक पहले अटैक करता है और स्वार्ड्समैन के पहले स्लैश को आसानी से डॉज कर लेता है। वो फौरन पोजीशन लेकर एक आग सी भरी पंच मारने जाता है। हनबू भी मान जाता है कि इस बंदे की मूवमेंट्स बहुत ही टॉप लेवल की है। वैसे उसका पंच इतना हैवी था कि हनबू को पंच ब्लॉक करने के बाद भी उसका इफेक्ट फील होता है, जिसके इम्पैक्ट से उसका पूरा जिस्म हवा में उड़ जाता है। हनबू अच्छी तरह समझ जाता है कि इस फाइट की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ऐसे सिंपल अटैक्स इस बंदे पर नहीं चलने वाले। उधर ब्योक सीधा एक और टॉर्पीडो की तरह उस पर टूट पड़ता है, जबकि स्वार्ड्समैन डिसाइड करता है कि अब ये फाइट एक ही मूव में खत्म करनी है और अपनी क्लियर स्ट्रीम स्वार्ड टेक्निक अनलीश करता है। वो ब्योक के पंचेस का सामना करता है, मगर अफसोस असली जिंदगी डिसअपॉइंटमेंट से भरी है और उसकी ब्लेड टकराकर टूट जाती है। अब तलवार के बिना स्वार्ड्समैन, या कह लो स्वार्डलेस मैन, सीधा डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, एक छोटा सा कट जरूर डाला ब्योक के कंधे पर, जो कि उनकी अगली फाइट का इंतजार करता है। फाइट एग्जैक्टली वैसे ही खत्म होती है जैसे मैंने कहा था, क्योंकि आयरन स्वॉर्ड सचमुच बहुत वीक है हनवू की लेवल की स्किल्स के लिए। यही पहली चीज थी जो मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने ट्रेन में इस बंदे को लड़ते देखा था, जैसे हनवू को कोई एडिक्शन हो आयरन स्वॉर्ड तोड़ने की हर फाइट में। बेचारा ब्योंगचुल फिर से दुखी हो जाता है और मैं उसे आराम से इग्नोर कर देता हूं। अब मैं अपना पैसा मांगता हूं, क्योंकि ब्योंगचुल के पास सिल्वर कॉइन्स अब खत्म होने को हैं। मैं उसे एक और ऑप्शन देता हूं कि कोई और तरीका निकाल ले। इस बार मैं चाहता हूं कि ब्योंगचुल मुझे अच्छा खासा टाइम देकर पेमेंट करे। थोड़ी देर बाद लंच टाइम पर हम तीनों मिलकर बैठे होते हैं, क्योंकि अनाउंसर ने बता दिया था कि ब्रेक के बाद एक रेड प्लेसमेंट एग्जाम होने वाला है, तो हम तीनों इंटरेस्टिंग डिस्कशन में घुल मिल जाते हैं। मेरी तो तबीयत ही खराब हो रही है देख के कि ये नमस्कल ब्योंगचुल कितनी स्लो स्पीड से सैंडविच चबा रहा है। आखिर ब्योंगचुल सैंडविच लपेट के कहता है, क्या चाहिए? तब मैं सीधा पूछता हूं कि सब फैक्शंस के टॉप परफॉर्मर्स कौन है। ब्योंगचुल बिना किसी टेंशन के सब बताता है, क्योंकि उसके लिए ये इन्फो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब सुनो उन 4 बड़े फैक्शंस के बारे में। स्टूडेंट काउंसिल तो अलग ही ऑफिशियल बॉडी है एकेडमी की, मगर इसके अलावा 4 बड़े फैक्शंस हैं: मरेम अलायंस, गिल्ड फेडरेशन, मैजिक टावर सोसाइटी और नाइट्स ऑर्डर। सच बोलो तो ये 4 अलग मानवा यूनिवर्स को एक ही स्कूल में घुसा दिया है। हर फैक्शन के लीडर की बात करें तो पहले आता है स्वार्ड सेंट का शानदार ग्रैंडसन मो योंगजुन, जो मरीम अलायंस को लीड करता है। फिर रूबी टावर की रिप्रेजेंटेटिव होंग यनवा, जो मैजिक टावर सोसाइटी की कमांडर है। हाँ, वही जो मेरे सामने फाइट में बेचारी कुछ कर नहीं पाई। असल में अपनी सोसाइटी की बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है। तीसरे नंबर पर है गिल्ड फेडरेशन की ड्रूइड पार्क नरी, जो अपनी टाइगर स्ट्राइप्ड बिल्ली की वजह से फेमस है। वैसे कहते हैं उसके ग्रुप में एक और मेंबर है जो अपनी ताकत छुपा के रखता है। और आखिर में है स्वार्ड मास्टर का बेटा, ये ली सांग यन है, जो नाइट्स ऑर्डर का लीडर है। ये लाइनअप वाकई इंप्रेसिव है। ब्योंगचुल की लिस्ट सुनकर तो मैं भी मानता हूं। अचानक हमें याद आता है कि हनवू तो नजर ही नहीं आ रहा। ब्योंगचुल को क्लब प्रेसिडेंट याद आता है और वो मुझे छोड़कर फौरन गुस्से में उठ के चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैं बस ये इनके साथ अकेला रह जाता हूं। मुझे लगता है ये लड़की बहुत ही अकेली है। उसकी हालत पर मुझे हल्का सा अफसोस भी होता है, तो मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं, उस कुकी के बारे में जो ये इन ने मुझे दिया था। मैं कहता हूं कि मुझे चूही से कूपन मिला था, तो अब मैं खुशी से उस कुकी का बदला ट्रीट देकर चुका सकता हूं। कूपन से एक जबरदस्त ब्लूबेरी केक समन हो जाता है और ये इन खुशी से मेरे साथ केक खाने लगती है। केक खाते वक्त ये इन मुझसे पूछती है कि चूही के साथ उसके डुएल पे मेरा क्या ओपिनियन है, और मुझसे पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि वो हार गई। मैं सीधा बोलता हूं कि नॉर्मल माना बुलेट से तो माना बैरियर्स पेनिट्रेट ही नहीं होते, इसलिए अगर सामने वाला मेज हाई माना पूल वाला हो तो उसे जीतना मुश्किल है। साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि अगर ये इन अपनी बुलेट्स को एम्पलीफाई करना सीख ले तो गेम ही पलट जाएगा। मगर गनर को माना ट्रेन करने का कोई चार्म ही समझ नहीं आता, और मुझे तो तब और शौक लगता है जब मुझे पता चलता है कि ये इनने कभी माना ट्रेनिंग की ही नहीं। मैं हैरान होकर पूछता हूं कि फिर वो माना बुलेट्स कैसे बनाती है, और ये इन बस कंफ्यूज सी देखती है।